कौन सी वाली फील्ड डिस्कस हो रही है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा है? अभी तक पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या? हम पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट पढ़ा है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स पढ़ा है। फिर हमने मतलब बिटवीन द टू मैग्नेट्स में ऑपोजिट एंड्स के दरमियान में, फिर लाइक एंड्स के दरमियान में, फिर हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान में, और फिर जब अगर हम वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो वो सॉफ्ट आयरन कोर की एक खास बात होती थी कि वो बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज और बड़ी जल्दी। लेकिन अभी एक और खास बात क्या है? अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है कि डी, अभी मैं क्या कहूंगा? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू इट। तो एक काम करिए, जहां पे आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिखा हुआ है, कुछ लिखा वहां पे नोट हमने क्या लिखा है जी? All the magnetic field lines now pass through the soft iron core that increases the magnetic field strength inside the soft iron core. या हम ये भी कह सकते हैं कि soft iron core is temporarily magnetized। बल्कि आई थिंक एक और जुमला भी मैं लिखाना चाहता हूं कि soft iron core absorb all the magnetic field lines। आपने कहा ना all the magnetic field lines now pass through the soft iron core। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? soft iron core absorbs all the magnetic field lines nearby। यूं लिखिए जी, soft iron core absorbs all the magnetic field lines nearby, absorbs all the nearby magnetic field lines। soft iron core absorbs all the nearby magnetic field lines, all the nearby magnetic field lines। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन जनाब साहब? नो? अच्छा, मुझे काम करेंगे जी अपनी, इससे पहले कि मैं वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जाऊं, उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्कस करूं। मैं आपकी स्पेसिफिकेशंस देखना चाहूंगा प्लीज। एनीवन मुझे जरा फिजिक्स वाली स्पेसिफिकेशंस दिखा दीजिए। वहां अगर हम चलें तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर इसने बनाया हुआ है उसका नाम है जी मैग्नेटिक फील्ड्स। 20.1 पहली बात कहता है 20.1 जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, हमारी बुनियादी तौर पर उसके चैप्टर का नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक। अंडरस्टैंड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड ऑफ फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड ईदर बाय मूविंग चार्जेस और बाय परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, एक काम तो हमने कर लिया है कि वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ अ फोर्स एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या? ये जो मैग्नेटिक फील्ड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट्स, उसका तो हमने काम कर लिया। लेकिन अभी तक हमने मूविंग चार्जेस की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात हमने नहीं की। लेकिन बहरहाल फिर आगे कहते हैं रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बाय फील्ड लाइंस। क्या करें? हम वही काम कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पहले चैप्टर में उसने 2 लाइनें लिखी हैं, सिर्फ 2 लाइनें। क्या 2 लाइनें लिखी हैं? पहली लाइन क्या लिखी है कि आपको यह समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? फील्ड ऑफ, तो रॉकेट साइंस ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी फील्ड ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी फील्ड ऑफ फोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? वो भी तो फील्ड ऑफ फोर्स ही है। उसमें भी, उस रीजन में भी किसी एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है। हाँ, किस ऑब्जेक्ट ने किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है? ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है? एक बहुत बड़ा मैस, उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वो अपनी स्पेस में छोटे से मैस को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एनी चार्ज, वो अपनी फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है, प्रॉपर्ली मूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। मतलब उधर भी एक फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स का, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी एक फोर्स का फार्मूला है। वैसे मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या करना है? मुझे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स के फार्मूले तक खुद को लेके जाना है। लेकिन उससे पहले मैं फील्ड सारी कवर कर लूँ, फिर मैं फोर्स की तरफ भी चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता था? ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बहुत बड़ा मैस किसी छोटे मैस को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा चार्ज किसी छोटे चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन नहीं, बहुत बड़ा चार्ज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? सर उनका चार्ज का जो उनका जो कांस्टेंट है वो बहुत बड़ा है, तो चार्ज अगर छोटा भी हुआ तो किसी दूसरे छोटे चार्ज को भी खींच लेगा। ठीक है, बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है इसका हमें नहीं पता, लेकिन इसमें होगा जरूर। यहां कौन किसको खींचेगा?
अब ये बड़ी यूनिक बात है, ग्रेविटी में क्या था, मास मास को खींचेगा। तो हमें पता है मास इज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक मैटर होता है, मैटर का एक मास होता है, वो केजी में मेजर होता है, ऑब्वियस हो गया। फिर चार्ज, चार्ज को खींचेगा, सर ये भी मैटर होता है, मैटर की एक चार्ज क्वांटिटी होती है जो कूलम्स में होती है, ठीक है। अब मैग्नेट, मैग्नेट को खींचेगा, अब ये क्वांटिटी नहीं है। मुसीबत क्या है भाई, प्लीज जरा इस बात को गौर से सुनिएगा। ग्रेविटी में क्या चल रहा था, कौन किसको खींच रहा था, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को। क्यों, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को खींच रहा था। तो हम कहते हैं जी इसका एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस वजह से एक फिजिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, एक ऑब्जेक्ट का क्या, एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट के चार्ज को खींच रहा था, तो चार्जेस खींच रहे थे एक दूसरे को। अब मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना है, एक ऑब्जेक्ट की किस चीज ने दूसरे ऑब्जेक्ट की किस चीज को खींचना है, हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट के मैग्नेट ने, मतलब एक ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिज्म ने दूसरे ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिज्म को खींचना है। ये कोई क्वांटिटी है, मुसीबत सारी है। इसलिए इसके पढ़ाने का पैटर्न काफी डिफरेंट होगा। जैसे मैंने जिस पैटर्न पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ाए, आपने देखा है कि उसका पैटर्न काफी सिमिलर है। एक तरफ आ गया वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरी तरफ आ गया कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक तरफ आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरी तरफ आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक तरफ आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ आ जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ। एक तरफ आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी तरफ आ जाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो दोनों चैप्टर्स क्या थे, मुझे लगता है बिल्कुल एक ही पैटर्न पे दोनों चैप्टर्स डेवलप किए गए थे, एक ही सीक्वेंस का। उधर था Gm/r, इधर था Kq/r, उधर था Gmm/r², इधर था Kq/r², मतलब जो भी फॉर्मूले हैं एक ही पैटर्न के। बट मुसीबत अब क्या होने लगी है इस नए वाले चैप्टर में, इस नए चैप्टर में जब मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचना है, पहले ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, मैग्नेट, दूसरे को क्या होना चाहिए, कम से कम मैग्नेटिक मटेरियल तो होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं जी मैग्नेट ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को खींचना है, तो मैग्नेट कोई क्वांटिटी होती है, उधर था मास ने मास को खींचना है, सर वो एक फॉर्मूला होता है, इसका मास उसका मास डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, सर इसके चार्ज ने उसके चार्ज को खींचना है, तो इसका चार्ज इनटू उसका चार्ज ओवर इन दोनों के चार्ज का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट को खींचना है, तो क्या करूं, इसका मैग्नेट इनटू उसका मैग्नेट ओवर इनके बीच का स्क्वायर। तो वो तो मैग्नेट तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है, ना मैग्नेट क्वांटिटी है, ना मैग्नेटिज्म क्वांटिटी है, ना मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्वांटिटी है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये क्वांटिटी जरूर है, लेकिन पुत्र ये तो तब बनेगी जब पहले मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। क्या होगा, बाकी चैप्टर अगर आपको याद हो तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी ना, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को पर यूनिट मास किया तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया, पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला आया, फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स को पर यूनिट चार्ज किया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। अब क्या करूं, यहां अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ानी पड़ेगी, और अगर मैंने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा भी दी तो अगर अगली पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बनेगी क्या, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेट, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेट, यूनिट मैग्नेट क्या होगा। तो भाईजान ये अप्रोच तो चलेगी ही नहीं, जिस पैटर्न पे पिछले दो चैप्टर्स थे वो वाली अप्रोच तो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या करना पड़ेगा, सर ये चैप्टर का सीक्वेंस ही चेंज करें। जरूरी तो नहीं है कि उसी तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ाना है, कोई बात नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ा लें, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या, पता नहीं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, खैर बहरहाल अभी क्या करना है, वो कहता है भाई तू छोड़ उस सीक्वेंस को जिस सीक्वेंस में पिछले चैप्टर्स पढ़ाए हैं। आपको पता है ख्वाहिश मेरी बड़ी ज्यादा होती है कि मैं 3-3 कॉलम्स बना के पढ़ाऊं, हैं जी, कि पहले पढ़ाओ जी, आज ख्वाहिश जो है वो नहीं पूरी हो सकेगी, ठीक है जी, वो 2 कॉलम्स ही ठीक है, एक तरफ ग्रेविटेशनल दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल। मैग्नेटिज्म का सीक्वेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि मैंने मैग्नेटिज्म में क्या किया है, सिर्फ क्या मैंने कहा जी सबसे पहले हाँ ये जरूर किया है, वैसे अभी तक मैंने कोई क्वांटिटी डेवलप ही नहीं की,
अभी तक क्या किया है? मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नीटो क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उसमें से सॉफ्ट क्या होता है, उसमें से हार्ड क्या होता है, वो टेम्पररी क्या होता है, फिर परमानेंट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है, दो मैग्नेट्स के दरमियान में क्या होता है। तो ये मैंने जरूर समझाया है। क्वांटिटी अभी तक स्टार्ट नहीं की बच्चों, ये बात याद रखिएगा, लेकिन करनी है। फार्मूले मैं इधर भी बनाऊंगा, लेकिन किस किस के कितने कितने बनाऊंगा ये देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हमने बनाना है क्या नहीं। बहरहाल एक फटा मैंने आपके सामने बस रख दिया है कि मेरे इस चैप्टर का सीक्वेंस, अगर आपको ये फीलिंग आती है कि सर उन जैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सीक्वेंस उन जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पर मुझे एक तो यूनिट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट शायद क्रिएट करना पड़ेगा, और यूनिट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मैं बार मैग्नेट्स में बिल्कुल भी नहीं क्रिएट कर सकूंगा। यदि बार मैग्नेट है तो उसको कौन सा मैग्नेट कहूं, उसके कितने पीस करूं, तो छोटे वाले पीस को कहूंगा तू यूनिट मैग्नेट है। हाँ, एक दिमाग में वैसे दिमाग में ख्याल आता है, वो सर आपने वो प्लॉटिंग कंपास ली थी कल, आपने कहा था वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए उस बार मैग्नेट के आसपास क्या रख दो, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल की, तो पैटर्न आ गया। डायरेक्शन के लिए क्या किया, मैग्नेटिक कंपास नीडल हमने कहीं रख दी, तो पता चला उसका मुंह उस तरफ है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि बड़ा बार मैग्नेट को बोल दूं बड़ा मैग्नेट, और प्लॉटिंग कंपास की नीडल को क्या कह दूं, छोटा मैग्नेट या यूनिट मैग्नेट। मतलब उस हिसाब से उसको कहूं जी कोई नीडल ले, नीडल की कोई डायमेंशन ले, डायमेंशन। लेकिन ऐसा मेरा सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर। वो कहता है भाई मैग्नेटिज्म पढ़ानी ही नहीं है, ये हमारा सिलेबस ही नहीं है। कहता क्या पढ़ाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है भाईजान? असल में टॉपिक ही गलत डिसाइड किया मैंने नाम लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड, प्योर मैग्नेट या बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, उसकी बस एक लाइन लिखी है भाई, उसकी फील्ड चेक कर लो, बस खड़े में भेजो इसके बाद। क्यों? परमानेंट मैग्नेट कोई क्वांटिटी मटेरियल जरूर है, कोई क्वांटिटी नहीं है। प्लॉटिंग कंपास कोई मटेरियल जरूर है, कोई क्वांटिटी नहीं है। तो क्वांटिटी कहता है कहां से लाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाओ, दोबारा करंट पढ़ो, दोबारा करंट का क्या पढ़ो, उस करंट में चार्जेस को पढ़ो, चार्जेस को क्या पढ़ो। हाँ, चार्जेस अब स्टेशनरी थे तो सिर्फ क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड थी। क्या था? चार्जेस जब क्या थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ क्या होता है, लेकिन जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है, उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। क्या होता है भाईजान? तो यहां से मेरा टॉपिक दोबारा स्टार्ट होगा। तो मैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो दोबारा पीछे जाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा जी? हाँ, प्योर इलेक्ट्रिसिटी, अब इसका नाम नहीं होगा। एक होती थी प्योर इलेक्ट्रिसिटी ओ लेवल वाली, वो रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस वाली, फिर थी एक प्योर इलेक्ट्रिसिटी ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाली। अब मैंने प्योर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ानी, अब मैंने इलेक्ट्रिकल करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? प्लीज ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल करंट का कौन सा इफेक्ट? आप इससे पहले क्या पढ़ते रहे हैं, आप बहुत पहले पढ़ते रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ऐसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है? सर जी बिजली होती है, सीधी सीधी बिजली है, जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का जाना इज इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट सर इट हैज इलेक्ट्रिसिटी का पूरा साइंस है इसकी। एक होता है इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट। सर ये भी बड़ा ऑब्वियस है, जिस तार में से जाएगी उस तार की रेजिस्टेंस होगी, वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहां कोई ना कोई एनर्जी डिसिपेट होगी, वो होगी हीट की शक्ल में। तो करंट जब कहीं कहीं से जाएगा तो क्या होगा, हीट पैदा होगी। सर आज मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, आज मैं बात करना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट का सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं होता, इसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। आपको इसका हीटिंग इफेक्ट बहुत आराम से मालूम है कि सर ये तारें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। आपने कभी कभार इसको शायद एक्सपीरियंस भी कर लिया हो कि तारें जल जाती हैं जी, वो कोई शॉर्ट सर्किट टाइप का फिनोमेना है या तारों के जलने का फिनोमेना है या कोई भी, ठीक है। लेकिन अभी ये एक्सपीरियंस हम ऑब्जर्व नहीं करते कभी, क्योंकि मैग्नेट्स के साथ जो हमारा खेल है बहुत बचपन की हद तक खेल होता है, थोड़े दिनों का खेल होता है, फिर ये खेल खत्म हो जाता है। लड़का हो तो गाड़ियां खरीद लेता है, लड़की हो तो गुड़िया खरीद लेती है कुछ, अच्छा वो मकनातीस वाला शुगल ही खत्म हो जाता है। मतलब वो एक डिफरेंट किस्म के टॉयज आना स्टार्ट होते हैं। मकनातीस एज अ टॉय वो बस बहुत ही रेयर होता है कि हमें कोई मैग्नेट्स दे के जा खेलो तुम इसके साथ, ठीक है।
एक आता कभी ना कभी बचपन में मिल जाता कोई ऐसा तोहफा जो मैग्नेटिक होता है। हाँ, बहुत ही कुछ साइंस मारता हो बच्चा, तो वो लड़का क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी खोल खाल के बीच में से ना कहीं से वो निकाल लेगा मैग्नेट। लड़की होगी तो वो क्या करेगी, उसने भी गुड़िया खोल दी तो उसके अंदर की कोई उसने मशीन खोल दी तो अंदर से क्या पता वो भी रिवॉल्विंग गुड़िया हुई तो बीच में से मकनातीस भी निकल आएगा। लेकिन इतना उधर भी होता है, उधर भी होता है। जो भी मशीनें होती हैं इलेक्ट्रिकल, जितनी मशीनें हैं, चाहे वो जो आपके बचपन के खिलौने में अगर गाड़ी खिलौना है और वो चल रही है, कोई इलेक्ट्रिक सेल है और वो चलती है, या कोई गुड़िया है वो उसका सेल है और वो नाचती है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, दोनों में मैग्नेट होता है। हाँ, स्पीकर में तो होता ही होता है, लेकिन खिलौनों के अंदर मैग्नेट कहीं ना कहीं छुपा होता है। वो मैग्नेट ढूंढने के लिए खिलौने की ना बिल्कुल हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, खोल खाल कर उसके अंदर की चीजें निकालनी पड़ती हैं, फिर कहीं पता चलता है कि क्या हुआ है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई मैग्नेट है। खैर, वो अब आपने खिलौने खोले कि नहीं खोले, मैं पुत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो भी खोलूंगा, ठीक है। मैंने अपना कॉन्सेप्ट तो डेवलप कराना है। आई होप मैं जितनी गप्पे मार रहा हूं आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं अपने चैप्टर का सीक्वेंस डेवलप करा रहा हूं आपके दिमाग में कि बराए मेहरबानी इसको इस तरह से डेवलप नहीं करेंगे हम कि जैसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप की या ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप की, फिर उसकी स्ट्रेंथ डेवलप की, फिर उसका पोटेंशियल डेवलप किया, फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप की। यही काम इलेक्ट्रिसिटी में भी इसी पैटर्न पे काम किया हमने, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी। मैग्नेटिक फील्ड में हम ये वाला काम ऐसे नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में हमने काम क्या करना है, मैं समझता हूं मुझे चैप्टर का नाम मैग्नेटिक फील्ड रखना ही नहीं है, मुझे तो चैप्टर का नाम क्या रखना है, मुझे इसका नाम रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो काम करेंगे, जो आपने ड्राइंग्स बनाई है कितनी, 6, ABC DEF। ABC तो पहले से बनी थी, 3 मैंने कल एक्स्ट्रा बनवाई है। वो चैप्टर काफी है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बस मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहती है हमसे, रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बाय फील्ड लाइंस। तो हमने लाइनें लगाई है ना वहां पे। लाइनों का पैटर्न किसने बताया था, आयरन फिलिंग्स ने। और लाइनों की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा था, इतना कम से कम क्लियर है हमें कि वो मैग्नेटिक कंपास नीडल डिसाइड कर दी। फिर हमने जो फील्ड कौन कौन सी बात की, फील्ड अराउंड क्या, देयर वाज अ फील्ड ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय क्या, परमानेंट मैग्नेट्स। हमने जो ड्राइंग्स बनाई वो किसकी बनाई है, परमानेंट मैग्नेट्स की बनाई है। किसकी नहीं बनाई, मूविंग चार्जेस की नहीं बनाई। तो जब मूविंग चार्ज की बात होगी तो चार्ज तो सबसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब उस इलेक्ट्रॉन के साथ में उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो नाम क्या हो जाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। क्या हो गया जनाब साहब, आई थिंक मेरे आज के लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। प्लीज हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर बातों के बगैर करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बड़ी मेहरबानी होगी जनाब साहब। लो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या सीन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सीन ये है सर जी, इलेक्ट्रो का वर्ड इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म का वर्ड it is for magnetism, electro for electron, magnetism is for magnetism। इलेक्ट्रॉन की अगर हम नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या साबित होता है, प्योर केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, बल्कि केमिस्ट्री में भी हम इसके मैथ्स से ज्यादा इसकी किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, चार्ज में। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। It is क्या, it's a charged particle. It is a charged particle. और मैग्नेटिज्म के अंदर आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, मैग्नेटिज्म का एक ही मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है जी, इसका एक ही मतलब है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। लो जी, कोई सीन है आपस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, इनका एक आपस में सीन है। क्या सीन है कि जब चार्ज पार्टिकल कहीं से भी मूव करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है,
उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। देयर इज ऑलवेज क्या, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अराउंड अ चार्ज पार्टिकल व्हेन क्या, व्हेन इट इज मूविंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे, ठीक है। हाँ, इफ इट इज स्टेशनरी इट हैज ओनली वन फील्ड अराउंड इट, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और अगर मूव करेगा तो देयर विल बी टू फील्ड्स अराउंड इट, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी उसके इर्द गिर्द, ठीक है जनाब साहब। तो एक काम करेंगे, इसके नीचे मैं चार्ज पार्टिकल के साथ दो बातें लिखवाना चाहूंगा कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो क्या होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो क्या होगा। तो लिखिए जी, इफ, बल्कि इफ नहीं, बल्कि यहां से लिखिए, if the charged particle is stationary, if the charged particle is stationary, then what, then there is only what, then there is only electrical field around it, then there is only electrical field around it। वैसे इस जुमले के एंड पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देना चाहिए। इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टैटिक हैं, अगर वो जो भी चार्जेस हैं वो स्टेशनरी हैं, तो उनका सिर्फ कौन सा सीन है, सर उनका सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड का सीन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दीजिए यहाँ पर। ओ लेवल में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, राइट, ओ लेवल का लफ्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ए लेवल में सीधे सीधे बस इलेक्ट्रिकल फील्ड है सर उसके इर्द गिर्द। और उसका क्या कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड का, सर अच्छा खासा लंबा चौड़ा पूरा चैप्टर पढ़ाया आपने इसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस तक जाके इसका चैप्टर खत्म होता है। बहरहाल अब मैं यहाँ अगली बात क्या लिखने लगाऊं, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, if the charged particle is what, is moving, then what, then there is not only electrical field but kya, but a magnetic field around it as well, then there is not only an electrical field, then there is not only an electrical field around it, then there is not only an electrical field around it, but a magnetic field as well. Then there is not only an electrical field around it, but a magnetic field around it as well. ये लो जी, चार्ज्ड पार्टिकल की कौन सी फिजिक्स हमें सुनाई गई है और कौन सी नहीं, ये बात जरा गौर से सुनिए जी। बेसिकली इट इज चार्ज्ड पार्टिकल जिसकी सारी साइंस है। कौन सी साइंस चल रही है, अगर उसकी स्टेशनरी सिचुएशन है, अगर वो मूव नहीं करता, अब जो भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि ओवरऑल पॉजिटिव है कि ओवरऑल नेगेटिव है कि ऑब्जेक्ट है कि जो भी है, इफ इट इज स्टेशनरी देन कीप इन माइंड देयर इज ओनली व्हाट, देयर इज ओनली वन फील्ड अराउंड इट, दैट इज इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जो भी आपने उसका जो कुछ पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर चार्ज पार्टिकल का क्या सीन है सर जी, अगर इस चार्ज पार्टिकल का सीन जो है वो मूविंग है तो क्या होगा, तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी बल्कि उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड क्या जनाब साहब, एंड सर जी देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। लो जी, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी, उसका क्या पैटर्न होगा, उसकी क्या फोर्स होगी, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, ये सब पढ़ा हुआ है। रह क्या गया है सर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका क्या पैटर्न होगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, उसका क्या फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा, उधर क्या पोटेंशियल होगा, उधर कैसी एनर्जी होगी, कराना फिर भी है मुझे सारा कुछ, ठीक है जी, कराना मुझे इसको भी है। हाँ, सिर्फ कहाँ नहीं करा पाया, परमानेंट मैग्नेट में नहीं करा सका, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की मैं कोई क्वांटिटी नहीं बना पाया। मैंने हाँ उसको मैग्नेट कह दिया, मैग्नेटिक मटेरियल कह दिया, वहां मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं थी कि इस क्वांटिटी और उस क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, जब मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा, चार्ज पार्टिकल का मेरे पास बहुत कुछ है भाई। उसका सबसे पहले चार्ज होता है, फिर वो मूव कर रहा होता है, उसका टाइम होता है,
फिर जब वो टाइम होता है तो उसको डिवाइड करो तो उसका करंट होता है, जब उसका करंट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो तो जिसमें से जा रहा होता है उसकी कोई नहीं। ये सारी कौन सी बातें, ये तो इलेक्ट्रिकल बातें हैं, ये तो पढ़ी हुई है। क्या नहीं पढ़ा हुआ सर? जो चार्ज होता है जब वो मूव करता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको चार्ज कहते नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको करंट कहते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कहेंगे जी हम? चार्ज व्हेन इट विल मूव, कमाल है भाई, ठीक। चार्ज व्हेन इट विल मूव तब क्या होगा? तब कर, तो पहला काम तो क्या करेंगे सर? चार्ज जब मूव करे तो डोंट कॉल इट चार्ज, कॉल इट क्या? कॉल इट करंट, ठीक है। अच्छा, वैसे जब उसको करंट कहते हैं, इसका एक नाम था ओ लेवल में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मूव करता है तो कॉल्ड क्या? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? या तो उसको करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। उस करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सीन क्या है? उसका इलेक्ट्रिकल सीन भी है, उसका मैग्नेटिक सीन भी है, उसका हीटिंग वाला सीन भी है, उसके बहुत सारे सीन है। एक काम करिए, ये ओ लेवल का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, और यहाँ ओ लेवल के चैप्टर का नाम क्या रखते जी? बातें बंद करो भाई। पहली तो बात, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, इफ इट्स मूविंग देन इट इज नोन एज क्या? करंट ऑफ क्या? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस करंट की वजह से क्या होगा? इस करंट की वजह से इसका एक इलेक्ट्रिकल, इसका एक हीटिंग और इसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं हीटिंग इफेक्ट भी नहीं पढ़ा रहा, मुझे सीधा सीधा क्या जाना है? बल्कि नहीं, सीधा सीधा नहीं जाना, मुझे इसके नीचे 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जाना है। जी 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 बताएं जनाब साहब। करंट को अंडरलाइन करें जी। करंट का मीनिंग तो भी मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन हाँ क्या लिखवाना चाहता हूं? देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स of a current when it passes through a wire. There are 3 different effects of a current. करंट को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे? There are 3 different effects of a current when it passes through a conductor. When it passes through a conductor. When it passes through a conductor. अब कंडक्टर मैंने स्ट्रेट वायर की शक्ल में लेना है, या फ्लैट कॉइल की शक्ल में लेना है, या सोलेनॉइड की शक्ल में लेना है, उसकी कौन कौन सी शक्लें मैंने लेनी है वो बाद में डिस्कस कर लूंगा। पहली बात मैं क्या चाहता हूं आपको ये समझाना कि क्या होगा करंट जो है, देयर आर क्या? देयर आर 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अ करंट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। वो 3 डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं उनको अंडरलाइन करें जी। इफेक्ट्स, 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ क्या? ऑफ करंट। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, नंबर 2 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट। लो जी, इसमें से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ आपने क्या लिखना है, हीटिंग इफेक्ट के साथ आपने क्या लिखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ क्या लिखना है? आपको मालूम है मैंने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ कुछ नहीं लिखवाना, हीटिंग इफेक्ट के साथ भी कुछ नहीं लिखवाना। मुझे किसके साथ कुछ लिखवाना है जनाब साहब? मुझे यहां से आगे जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ कुछ लिखवाना है। मैंने बातों में से ये बात निकालनी है। हाँ जी, वो 3 वर्ड तो आएंगे ना। और तुझसे पहले लाना लाना स्टार्ट कर दे तो यार, मैंने कभी लाइन लगाई? वो लाइनें बाद में लगाता है बंदा जी, मैंने इतना लिख लिया है सर, यहाँ तक लाइन आ जाएगी। तो तीसरा साल 2 साल हो गए मेरे साथ, अभी तक आपको समझ नहीं आया कि सर ने क्या पता 3 लफ्ज लिखवाने हो। हाँ क्या पता लिखवाते लिखवाते 3 पेजेस लिखवाने हो, ठीक है। तो पहले लाइन लगा के बैठ जाते हैं, सर जी हम तो सबसे पहले खूबसूरत लाइन लगाएंगे। अल्लाह तो ना ले भाई, अल्लाह तो ना लिया करो। मेरा दिमाग है, दिमाग में स्ट्रक्चर एग्जैक्ट रटा नहीं लगा हुआ है, जो आता है फिर वो वैसे बातें जितनी निकलती जाती हैं मैं उतनी आगे आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। अब हाँ, वैसे मैं इधर लिखवाना कुछ चाहता था, फिर मैं कहा मैं नहीं लिखवाना चाहता, तो नहीं लिखवा रहा भाई। वैसे अगर कॉलम बना लिए तो लिख ले भाई। ओके 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 ओके, अगर कुछ लिखना है तो लिख दो। क्या लिखे हैं वहां पे? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर है सर वहां पे, लिखवाएं दोबारा? है नहीं लिखवा सकता भाई मैं पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट में क्या लिखवाऊं सर? वो हीट एनर्जी की डिसिपेशन होती है, वो कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या फॉर्मूला लिखवाऊं? हीट एनर्जी किस तरह डिसिपेट होती है?
मुझे लिखवाना है सीधा सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट सिंपल सा है कि सर देयर इज क्या, ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट्स इट। सबसे पहला आई बिलीव ये जो मैं जुमला लिखवाने लगा हूं, मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ नंबर 1 कहना चाहता हूं कि देयर इज क्या, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लो जी, देयर इज always a magnetic field around क्या, around a current carrying conductor. There is always a magnetic field around a current carrying conductor. Current carrying conductor. आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि ये मेरे आज के चैप्टर की पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको शायद मैं क्या कहूँ, आई वुड वांट के जो जो मेरा इंपॉर्टेंट जुमला होगा मैं उसको लॉ का नाम दे दूंगा जी। क्या, जैसे नहीं वो बचपन में पढ़ते हैं मैकेनिक्स, कौन सी वाली, डायनेमिक्स वाली कि काइनेमेटिक्स वाली, कैसे पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। अभी कोई लॉ है कि आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, ठीक है जी। जब तक क्या नहीं होता एन एक्सटर्न, हाँ लॉ तो है, ऑर्डिनरी लेवल के लिए तो एक बहुत बड़ी साइंस है। सर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, हाँ भाई बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, है जी। लेकिन क्या करें, वो हमने उस तरह से लॉज बनाए हुए जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर अभी जब आते हैं, ये भी बेटा प्रॉपर लॉज हैं, ठीक है। हाँ हमने इनको कोई पता नहीं केड़े लॉ, इसका नाम, इसके साइंसदान का नाम थोड़ा अजीब गरीब सा है, फराडेज लॉ, ठीक है। मैग्नेटिज्म, EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ नंबर 1 है जनाब साहब। ये देयर इज ऑलवेज क्या, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्या, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लो जी, अब मसला क्या रह गया है, मसला ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का मुझे पैटर्न चेक करना है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की मुझे क्या बोलते हैं, शेप या डायरेक्शन चेक करनी है। पैटर्न वैसे कैसे चेक करूं, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करके, और उसकी डायरेक्शन वगैरह चेक करनी तो क्या करूंगा इधर भी मैं वही काम, मैग्नेटिक कंपास नीडल ही इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक एक काम करेंगे, इससे पहले कि उसकी एक्चुअल में वाकई में शेप है क्या या उसका पैटर्न है क्या, उसको चेक मैंने करना है। मुझे लगता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आपका कंडक्टर जो है ना, जो आपके पास पेज है, उस पेज को अगर आप देखेंगे तो जब वो कंडक्टर स्ट्रेट वायर की सूरत में है तो पैटर्न कुछ और है, जब वो कंडक्टर जो है वो क्या बोलते हैं यू नो कॉइल की सूरत में है तब पैटर्न कुछ और है, जब वो किसी सोलिनॉइड की सूरत में है तब पैटर्न कुछ और है। और हाँ, पैटर्न निकालने का तरीका मैं वही करूंगा, या तो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करूंगा या मैग्नेटिक कंपास की नीडल रखूंगा। लेकिन पैटर्न डिपेंड किस पे करेगा, मुझे लगता है इट वुड डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इफ इट इज स्ट्रेट तो पैटर्न वुड बी समथिंग एल्स, इफ इट इज कॉइल्ड पैटर्न वुड बी समथिंग एल्स, इफ इट इज कॉइल्ड इनटू मेनी टर्न्स द पैटर्न वुड बी समथिंग एल्स। तो 3 चीजें मेरे लिए बड़ी जरूरी हैं। इससे पहले कि मैं उन तीनों की शेप पे जाऊं, क्या करें लिखिए जी, द एक काम करें, 3 नोट्स लिखने हैं या जैसे मर्जी लिखना चाहे लिखे जी। एक तरफ मैं लिखवाने देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैं असल में एक जुमला इधर, एक जुमला इधर, एक जुमला इधर लिखवाना चाहता हूं। यहां क्या लिखा जी, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या is determined by iron fillings experiment. The direction of the magnetic field is determined by iron fillings experiment. इधर क्या लिखें, द इधर क्या पहले क्या लिखा है, द डायरेक्शन लिखिए, नहीं सॉरी डायरेक्शन तो उधर से आएगी मैग्नेटिक कंपास नीडल से, ठीक है गलत हो गया। इधर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय क्या, बाय आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। फिर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय क्या, मैग्नेटिक कंपास नीडल। और फिर तीसरा जुमला क्या लिखवाऊंगा मैं, ये जो पैटर्न और डायरेक्शन है
एक्चुअल में डिपेंड किस पे करती है? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। आई होप आपको तीनों जुमले समझ आ गए जो मैं लिखवाना चाहता हूं। क्या लिखवाना चाह रहा था? पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय क्या बच्चों? आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। और तीसरी तरफ मैं क्या जुमला लिखवा रहा हूं कि द पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड depends upon the geometrical shape of क्या? Geometrical shape of the current carrying conductor. Depends upon the geometrical shape of the current carrying conductor. Can you please underline the word geometrical shape? The पहला जुमला क्या लिखा है? इधर लिखा द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय आयरन फिलिंग्स एक्सपेरिमेंट। फिर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। फिर उधर क्या लिखा है? द पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स एक्चुअली अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब वो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ को अंडरलाइन कर इधर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्या होगी? वो तीन तरीकों की होगी। आप अगर अपना पेज देखें जिस पे आपने फील्ड्स ड्रॉ की भी हैं, वहां क्या सीन चल रहा है? आई थिंक या तो चल रहा है एक स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, या एक फ्लैट कॉइल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, या एक सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ज्योमेट्रिकल शेप को अंडरलाइन करके तीन वर्ड्स लिख दीजिए। कौन कौन से? फिर मैं इधर लिखवाऊंगा एक क्या? स्ट्रेट वायर। दूसरे नंबर पे क्या? फ्लैट कॉइल। और तीसरे नंबर पे क्या? सोलिनॉइड। एलो जी, स्ट्रेट वायर, फ्लैट कॉइल और सोलिनॉइड। फ्लैट सर्कुलर कॉइल। बस तीन वर्ड्स लिखने, कोई कॉलम शॉलम नहीं बनाने भाई। स्ट्रेट वायर है, या तो ये मेरे सिलेबस में है, या फिर फ्लैट सर्कुलर कॉइल मेरे सिलेबस में है, या फिर लॉन्ग सोलिनॉइड। और अगर स्पेसिफिकेशन में मैं थोड़ा सा और जाऊं तो समझ जी, स्ट्रेट वायर के साथ लिखे लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक इधर क्या लफ्ज़ है जी? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उधर क्या है? फ्लैट सर्कुलर कॉइल। उधर क्या है? एंड अ लॉन्ग सोलिनॉइड। हेलो जी, तीन चीजें हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फ्लैट सर्कुलर कॉइल एंड अ लॉन्ग सोलिनॉइड। ये जनाब साहब तीन आपके पास ज्योमेट्रीज हैं। इन तीनों के इर्द गिर्द क्या डिटरमिन करना है हमने? अब मैं कोई आपको प्रैक्टिकल थोड़ी करा लूं कि मैं आपको आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करके दिखाऊंगा या मैग्नेटिक कंपास नीडल दिखाऊंगा। मैं तो सीधा सीधा जवाब दिखाऊंगा। और सीधा सीधा जवाब क्या है? आपके पास एक पेज मौजूद है जिस पेज के ऊपर आपने वो ड्राइंग्स देखी हुई हैं। एक काम करेंगे, आप उन ड्राइंग्स को देखकर या अपनी तरफ से जो भी कुछ समझ सकते हैं तो समझ कर आइएगा, बिकॉज ओ लेवल में कहीं ना कहीं वो ड्राइंग्स हमने पढ़ी होती हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको आपको ड्रॉ करवा दूंगा।